हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है अंकुर। मैं आज आपके साथ में स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो ये हमारे चैप्टर जो डेप्रिसिएशन है इसके पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि इसमें कि डेप्रिसिएशन जो हमारा वर्ड है इसका मीनिंग जो निकल के आता है ये आता कैसे है डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन हमारे चैप्टर का नाम रखा क्यों गया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि पार्ट 1 में मैंने उसके बारे में क्या बताया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं आप पार्ट 2 में कि डेप्रिसिएशन के बारे में हम जानते हैं, उसमें देखो क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है। देखो डेप्रिसिएशन हमारा होता है एक तरह का एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस भी दो कैटेगरी के होते हैं। एक एक्सपेंस की कैटेगरी वो होती है जिसमें हम कैश की पेमेंट करते हैं। एक्सपेंस का मतलब खर्चा, और खर्चे का मतलब होता है हम किसी सामने वाले को कुछ अमाउंट पे करते हैं उस खर्चे के बदले में। तो इसमें दो कैटेगरी जो मैं बता रहा हूँ, एक होता है कैश एक्सपेंस, दूसरा होता है नॉन कैश एक्सपेंस। ये खर्चा जो हमारा है डेप्रिसिएशन, ये एक ऐसा खर्चा है इसकी हम किसी अदर पर्सन को पेमेंट नहीं करते। इसमें हमारा होता क्या है कि आज अगर हमने कोई मशीन खरीदी, उस मशीन की वैल्यू 1 लाख है, तो पूरे साल यूज़ करने के बाद में उस मशीन की वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाती है यूज़ करने से या टेक्नोलॉजी के चेंज आने से। तो जो भी उसकी वैल्यू में कमी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात यह है, नॉन कैश क्यों बोला जाता है इसको, कि जो मशीन की वैल्यू में कमी आई है, कमी जो आई है उसको हमने किसी को पे तो नहीं किया, या मशीन का कोई पार्ट हमने तोड़ के किसी और को तो नहीं दे दिया, या हमने साइड में नहीं रखा। लेकिन इसमें हमें देखना पड़ता है कि हमें जब ऑटोमेटिकली मशीन की वैल्यू में कोई कमी आ जाती है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और जब वैल्यू में कमी आ रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉन कैश एक्सपेंस। कि डेप्रिसिएशन हमारा होता क्या, एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस होता है। और जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, चाहे वो कैश वाले एक्सपेंस हो या नॉन कैश एक्सपेंस हो, उसका नेचर हमारा क्या कहलाता है, हमेशा डेबिट। गोल्डन रूल में हमने सीखा था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, कि जितने भी हमारे एक्सपेंस और लॉस होते हैं उनका नेचर हमेशा क्या होता है, डेबिट। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो इसमें देखना है, देखो डेप्रिसिएशन जो हमारा करता है ना, जो भी हमारी एसेट्स हैं, अगर हमने कोई एसेट्स को आज परचेज किया है 1 लाख का, तो यूज ऑफ टाइम के साथ पर डे जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाओगे तो उसकी वैल्यू में पर डे बेसिस पे, पर सेकंड पे उसकी वैल्यू हमेशा कम होती रहती है। तो जो हमारा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जितनी भी हमारी एसेट्स की वैल्यू में कमी आई है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो इसमें आगे देखते हैं, देखो डेप्रिसिएशन को कब कैलकुलेट करना होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, कैसे उस मेथड को करना है, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारा आता है कि मेथड इसके जो होते हैं, देखो कैलकुलेशन कब हमें करनी होती है, ऑलवेज कैलकुलेट। देखो डेप्रिसिएशन हमारा कैलकुलेट करने का एक टाइम होता है। हमेशा हम जब भी अपनी कंपनी के अंदर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा 2 ही टाइम पे कर सकते हैं। एक तो एंड ऑफ द ईयर, और एंड ऑफ द ईयर देखो 2 तरह के ईयर होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। अगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती है 31 मार्च को, तो हमें 31 मार्च को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हमारा क्वेश्चन में आता है कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये क्लोज होती है कब, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब 31 दिसंबर जैसे लिखा है यहाँ पे। एक 2 तरह के ईयर एंड होते हैं, क्या तो 31 मार्च को एंड हो रहा है या 31 दिसंबर को। तो जिस भी डेट पे हमारा ईयर एंड होता है उस डेट पे हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना होता है। दूसरा, अगर मान लो 31 मार्च तक उस असेट्स वो हमारी पास रही नहीं, बीच में अगर हमने बेच दिया उस असेट्स को, तो जिस डेट पे हम असेट्स को बेचते हैं, व्हेन असेट्स सोल्ड, जिस डेट पे हमने असेट्स को बेचा है उसी डेट पे ही हमें डेप्रिसिएशन को वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है कि मशीन की वैल्यू में कितनी कमी आई है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो अक्टूबर में मैंने मशीन को सोल्ड कर दिया, 1 लाख की मशीन की वैल्यू को मैंने कितने में सेल किया, 80,000 में। तो 1 लाख की मशीन की वैल्यू को मैंने कितने बेचा, 80,000 में। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू मैंने कितने कम में बेची, 20,000 में। तो यहाँ पे हमारा 20,000 का लॉस नहीं हुआ। तो जो मैंने 6 महीने अप्रैल टू अक्टूबर, जो मैंने ये 6 महीने यूज़ किया है, इस 6 महीने में कुछ ना कुछ तो मेरी मशीन की वैल्यू कम हुई होगी ना। तो एज्यूम कर रहा हूँ, मान लो मेरी मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 का डेप लग गया, इस पर डेप्रिसिएशन मेरा कितना लग गया, 10,000 का। तो देखो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, 1 लाख की मेरी असेट्स की वैल्यू थी, उस पे से मेरे को माइनस करेगा डेप। तो डेप मेरा यहाँ पे कितना है, 10,000 का। तो वैल्यू बची कितनी, जिस डेट को मैंने सेल किया, 90,000। अब 90,000 को मैंने सेल कितने में किया है, 80,000 की वैल्यू में। तो 90 की चीज़ मैंने कितने बेची है, 80 में। तो
रेट इसकी वैल्यू ज़्यादा की थी और मैंने कम में बेचा है, तो यहाँ पे जब भी हमारी कोई चीज़ ज़्यादा की होती है उसको हम कम में बेचते हैं, तो इसमें हमारा क्या होता है, लॉस। तो इसको हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा लॉस कितना आया है, 10,000 का हमें लॉस हो गया। इस असेट्स को बेचने से हमें क्या हुआ, मशीन को 10,000 का लॉस देखना पड़ गया यहाँ पे। तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना होता है। आगे बताऊंगा आपको कि कौन कौन से मेथड होते हैं इसमें कैलकुलेशन के लिए, पूरा इसमें वर्किंग करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि मेथड कौन कौन से होते हैं डेप्रिसिएशन के, जिसको हमें पढ़ना है। क्लास 11th में हमें दे रखा है कि हमारे दो ही मेथड है यहाँ पे, एक होता है SLM मेथड, एक होता है WDV मेथड। एक होता है हमारा SLM मेथड, दूसरा होता है WDV मेथड। SLM का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन और WDV का मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। देखो कभी कभार जब क्वेश्चन में आएगा ना, तो ये कभी कभार क्वेश्चन जो पूछने वाला होता है एग्जामिनर, वो अलग अलग नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसके हमें अदर नेम जो होते हैं इनको भी याद रखना पड़ता है। कभी कभार इसमें चेंज करके दे देता है, जैसे SLM का ही हमारे और भी नाम है, जैसे यहाँ पे कह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन जो हमें कैलकुलेट करना है, अगर मैंने आज मशीन की वैल्यू खरीदी है, उसका वैल्यू है कितनी, 1 लाख रुपए, तो हर साल जो 31 मार्च आएगा उस पर मैं जो डेप कैलकुलेट करूंगा, तो मेरी वैल्यू किस वैल्यू के ऊपर होगा कैलकुलेट, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। इसको बोलते हैं हम SLM मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। जो हमने एक बार मेथड को चूज कर लिया उसी को ही हमें हर बार फॉलो करना पड़ता है, और एक फिक्स रेट्स का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी के ऊपर लगाना पड़ता है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब जो परचेज के टाइम पे हमारी कॉस्ट थी उसी कॉस्ट के ऊपर हमारा डेप लगता है। दूसरा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है परचेज के टाइम पे जो हमारी कॉस्ट होती है उसी को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसमें हमने स्टार्टिंग में उस असेट्स को हमने रिकॉर्ड किया था। दूसरा हमारा क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें हमारा क्या होता है, अगर हमारा मशीन का डेप 12 महीने का कितना आ रहा है, 10,000 पे, तो हमें इसमें ये देखना पड़ेगा जो हमारी मशीन की वैल्यू है उस पर जो हर साल जो डेप लगने वाला वो कितना रहेगा, 10,000 पे। इसको बोलते हैं जब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर बार हमारा सेम रहता है, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब हमारे डेप्रिसिएशन जो असेट्स की वैल्यू कम हो रही है वो फिक्स अमाउंट से कम हो रही है। तो ये हमारा किसका है, SLM मेथड का, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा हमें देखना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें हमें देखना होता है, इसका अदर नाम है हमारा, पहला है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जितनी जितनी वैल्यू तुम्हारी असेट्स की कम होती जाती है, उस वैल्यू के जितनी वैल्यू बच गई है करंट डेट पे, उस वैल्यू के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना होता है। अगला है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिमेनिंग बैलेंस मेथड। मतलब जितनी हमारी असेट्स की वैल्यू बच गई है, रिमेनिंग बच गई है, उस कॉस्ट के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन को लगाना होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 1 लाख की मशीनरी थी और यहाँ पे जब हमने 1 लाख की मशीनरी है, 1 साल मैंने मान लो पूरा यूज़ कर लिया, डेप कितना लग रहा है मेरा हर साल, 10,000 का। तो अगले साल जब मैं इस पर 10,000 मैं माइनस कर दूंगा तो वैल्यू कितनी बचेगी, 90। तो मेरा जो डेप्रिसिएशन मैं कैलकुलेट करूंगा नेक्स्ट ईयर के लिए, वो किस पे कैलकुलेट करूंगा, 90 पे, ये 90,000 के ऊपर। तो अभी मैंने आपको बताया है कि नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, और डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट कब करते हैं, 31 मार्च या व्हेन सेल ऑफ असेट्स, जब हमने असेट्स को बेचा है। और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन SLM लगाना है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा नेक्स्ट इसमें कि SLM अगर मेथड आता है, WDV अगर क्वेश्चन में पूछता है कि उससे हमें कैसे कैलकुलेशन करनी होती है अपने क्वेश्चंस में। तो चलिए देखते हैं SLM मेथड से हमें अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने के लिए देगा। देखो 2 चीज़ें याद रखना, जब भी हमें क्वेश्चन करने के लिए आएगा तो 2 चीज़ गिवन होगी। अगर हमें किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर गिवन होगा तो हमें किसी फॉर्मूले की नीड नहीं पड़ेगी। अगर हमें रेट ऑफ फॉर्मूला गिवन नहीं है कि कितने % से हमारी वैल्यू जो असेट्स है डेप्रिशिएट हो रही है, अगर रेट गिवन नहीं है तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो फॉर्मूला देखो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि असेट्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जानना पड़ेगा कि फॉर्मूला इसका होता है परचेज ऑफ वैल्यू, कि जो तुमने असेट्स को परचेज करते टाइम जो हमने वैल्यू पे करी है उसको वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस देखो क्या होता है, अगर देखो जैसे मान लो अगर कभी हम कोई AC को परचेज करते हैं तो AC को परचेज करने के बाद में खाली AC की कॉस्ट को हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा AC इतने का पड़ा। तो AC को परचेज करने से लेकर जब तक हम उसको चालू नहीं कर लेते, मतलब रेडी टू यूज़ ना हो जाए बिजनेस में, तो जब तक उससे पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो उसकी कॉस्ट ऑफ असेट्स में जुड़ता है। तो जैसे हमने किसी असेट्स को परचेज किया है उसके अंदर अगर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अगर हमें दिया होगा तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हमारा ऐड होगा। दूसरा, अगर किसी भी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ असेट्स के ऊपर,
इन परचेज के टाइम पे, तो उसको हमेशा ऐड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि परचेज ऑफ असेट्स, जैसे हमें यहाँ पे लिखा है फ्रेट हमें देना पड़ता है परचेज के टाइम पे। दूसरा रिपेयर चार्जेस उन परचेज, अगर हमने रिपेयर चार्जेस पे किया परचेज के टाइम पे तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ असेट्स में ऐड होगा। तो ऐसे हमें अपनी असेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। दूसरा, जब हम असेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट ऑफ असेट्स क्या होती है? जो मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे, जैसे हमने परचेज के टाइम पे हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी असेट्स की, और दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है? स्क्रैप वैल्यू। देखो स्क्रैप वैल्यू होती क्या है? जैसे मान लो आज हमने किसी असेट्स को खरीदा, उसकी असेट्स जो है हमें 10 साल तक चलने वाली है, 10 साल के बाद वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो जो ऐसी कोई चीज़ हमारे जो बुक्स अकाउंट्स में जिसकी वैल्यू एक टाइम पे आने के बाद जीरो हो जाएगी, तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं? उसको स्क्रैप में बेचते हैं। स्क्रैप का मतलब यहाँ पे होता है कबाड़े में। तो जैसे हम घर में भी क्या करते हैं, घर का कबाड़ा बेचते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यूज वो भी देके जाता है। तो ऐसे ही हमारी असेट्स भी होती है जो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देके जाती है जीरो वैल्यू होने के बाद में, उसी को हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू जितनी भी आएगी, तो डेफिनेशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। और लाइफ ऑफ असेट्स, लाइफ ऑफ असेट्स का मतलब होता है उस असेट्स की लाइफ कितनी है, ये कितने साल तक चलने वाली है। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है? हमारा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद में हमें क्या देखना होता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है। देखो रेट का मतलब होता है कि कितना परसेंट है, और रेट का परसेंटेज का मतलब यहाँ पे होता है हमें हमारे फॉर्मूले के अंदर 100 से मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा। तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट ऑफ असेट्स, मतलब असेट्स की वैल्यू के अंदर कितना डेप लग रहा है उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके निकाला। तो ये मेरा चलेगा कि मेरी असेट्स की वैल्यू पर ईयर कितने परसेंट डिक्रीज हो रही है, इसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू करके दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। जैसे असेट्स की वैल्यू हमें दे रखी है 60,000 की, उसमें हमारा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लगा है 20,000, फ्रेट हमने पे किया है 25,000, लाइफ ऑफ असेट्स कितनी गिवन है हमें? 10 ईयर्स तक, मतलब हमें ये हमारी जो असेट्स है वो चलने वाली है। हमें स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है कि 10 साल बाद जब इस असेट्स की हमारी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये कितने बिक जाएगी हमारी? 5,000 में। ये एजम्पशन पे मैंने क्वेश्चन लिया है, ऐसे ही आपके बुक्स में भी गिवन होगा। तो देखो फाइंड क्या करना है इसका, एक तो हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, और डेप्रिसिएशन के बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि हमारी जो मशीन है उसके ऊपर रेट कितने परसेंट से हमारी वैल्यू कम हो रही है, इसको कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ असेट्स। तो देखो कॉस्ट ऑफ असेट्स का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? कॉस्ट ऑफ असेट्स हमारा क्या होता है कि असेट्स की वैल्यू क्या है हमारी 60,000 प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना है 20,000 प्लस हमारा जो भी हमने फ्रेट को दिया है, फ्रेट कितना है हमारा 25,000। तो हमारी ये असेट्स की वैल्यू कितनी पड़ी? 1,05,000। 1,05,000 की हमें क्या पड़ी? हमारी असेट्स की वैल्यू। अब इस पे हमें क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट? हमें कॉस्ट ऑफ असेट्स मिल चुका है, हमें इसको पुट करना है डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले में। तो डेप्रिसिएशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। तो डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे है कि हमारी जो असेट्स है माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे मेरे को 5,000 गिवन है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। उस असेट्स की यूजफुल लाइफ कितनी है हमारी? 10 ईयर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 1,00,000 अपॉन में 10, तो हमारा यहाँ पे आ गया 10,000। तो मेरा जो डेप्रिसिएशन लग रहा है इस असेट्स के ऊपर कितना लग रहा है एक साल में, कि मेरी असेट्स की वैल्यू हर साल 10,000 की वैल्यू कम हो रही है। तो मेरे को पता करना है कि ये कितना परसेंट कम हो रहा है मेरी असेट्स में से। तो परसेंटेज के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है इसको। कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, रेट ऑफ डेप। इसका फॉर्मूला है हमारा डेप अपॉन में कॉस्ट ऑफ असेट्स मैंने कितनी निकाली? 1,05,000 रुपये मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, 1 0 यहाँ से, तो ये कितना बचेगा 1000 अपॉन में 105। तो ये लगभग हमारा जो आएगा परसेंट कम हो रहा है 10%। तो लगभग मेरी जो असेट्स की वैल्यू है वो कितनी कम हो रही है हर साल? 10% कम हो रही है। तो ऐसे ही हमें एसएलएम के क्वेश्चन करने हैं। इसको हमें अकाउंट्स में फॉर्मेट में भी बनाना पड़ता है। अभी ये नॉर्मल वर्बल करके दिखाया है कि फॉर्मूले से हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है।